शुड आई स्टार्ट? आज का टॉपिक है पेल्विक फ्रैक्चर्स। टॉपिक तो आप लोगों को पता होगा, मेरे ख्याल में शेड्यूल में आता होगा, तो आपको नोटिस पे नहीं मिलता है क्या? अच्छा, टॉपिक नहीं होता आपके पास? ओके। तो पेल्विक फ्रैक्चर से पहले अपन थोड़ा सा पेल्विस की एनाटॉमी देख लेते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसके लिगामेंट्स है, ये इसका इनलेट व्यू है। इनलेट मतलब ऊपर से लिया हुआ है ना, 30 डिग्री से फ्लैट। ये इलियो लंबर लिगामेंट, इलियम से लेके लंबर स्पाइन तक, ठीक है, बायलेटरल। ये लंबर स्पाइन है तो यहाँ एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट आता है। पीछे जाते हैं तो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ये सैक्रम से और स्चेल स्पाइन तक, ठीक है। दूसरा लिगामेंट होता है वो सैक्रम से और स्चेल ट्यूबरोसिटी तक जाता है, तो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट इसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लिगामेंट है इसकी। देन प्यूबिक ट्यूबरकल, दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल, superior pubic ligament, this is inguinal ligament, इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ क्या अटैच होता है? एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन पे कोई बता सकता है? एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन पे कौन सी मसल का अटैचमेंट होता है? सार्टोरियस का अटैचमेंट कहाँ होता है? ओरिजिन और इंसर्शन बताएगा कोई? नहीं, एनाटॉमी तो तुम लोगों ने पढ़ रखी है तुमने। सार्टोरियस का ASIS पे होता है, ठीक है। अगेन सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, पीछे सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो स्चेल ट्यूबरोसिटी पे अटैच होता है सैक्रम से। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सैक्रोइलाइक लिगामेंट एंड इलियो लंबर लिगामेंट। पेल्विक रिंग, ये एंटीरियरली इलियम से स्ट्रियम और प्यूबिस, ये तीनों चीजें आती है ना। अगर आगे से देखेंगे तो इलियम, ये प्यूबिस और ये पीछे स्ट्रियम, ये एंटीरियर साइड में होगी। पीछे की तरफ देखेंगे तो सैक्रम एंड कॉक्सिस, ये पूरी रिंग बन जाती है, ठीक है। देन वास्कुलर एनाटॉमी, ऊपर से एब्डोमिनल आयोटा, काम नहीं कर रहा, दिस इज कॉमन इलायक, एक्सटर्नल इलायक, ये इंटरनल इलायक, ठीक है। इंटरनल इलायक सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी और इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, ये सबसे ज्यादा ब्लीडिंग इसी जगह पर होती है। लेकिन जो कॉज है ब्लीडिंग का वो होती है वीनस सिस्टम इसका, है ना। मैक्सिमम जो मोस्ट कॉमन सोर्स है सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग का वो वीनस सिस्टम होता है। देन पेल्विक फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ द pelvis accounts for less than 5% of the all skeletal injuries, but it is important because it is associated with soft tissue injuries and blood loss. Soft tissues कौन कौन से होते हैं pelvis में? बताओ, वहां से शुरू करते हैं। पेल्विक बोन है, उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू कौन कौन से होते हैं? क्या स्ट्रक्चर होते हैं? एक नेक्स्ट
और क्या होगा? ब्लैडर तो बात समझ में आ गई। क्या होगा? रेक्टम होगा पीछे, ठीक है। यूरिथ्रा होगा कुछ पार्ट, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा का। प्रोस्टेट होगी मेल्स के अंदर, फीमेल होगा तो यूट्रस होगा। शॉक, व्हाट इज शॉक? हेमरेज होगा तो शॉक होगा। क्या होता है शॉक? जोर से। यस, दैट इज शॉक। टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा तो शॉक हो जाएगा, क्योंकि उसको ग्लूकोज कम मिलेगा, शॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड इज सेप्सिस। सेप्सिस क्या है? इन्फेक्शन, हाँ ठीक है। जो टिश्यू रिएक्शन होती है, अपनी बॉडी की रिएक्शन होती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, उसकी वजह से सेप्सिस होता है। देन ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? क्यों? लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती। एल्वियोलाई होता है, उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ARDS। तो ऑक्सीजनेशन नहीं होता टिश्यू का, ऑक्सीजनेशन नहीं होता, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? शॉक। शॉक में क्या आएंगे? पहले तो यहाँ ऊपर से शुरू करते हैं। शॉक में क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और क्या होगा? टैकीकार्डिया होगा, और क्या होगा? स्किन बिल्कुल कोल्ड कामी हो जाएगी, और क्या होगा? डिसोरिएंटेशन होगा। सेप्सिस में क्या होगा? ब्रेथलेसनेस होगी, हाइपोटेंशन होगा, अल्टर्ड सेंसोरियम होगा। ARDS में क्या होगा? टैकिपनिया होगा, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ये सब चीज पेल्विस फ्रैक्चर के साथ साथ एसोसिएटेड होती है। So because of this, mortality exceeds more than 10%. With fracture of the adult pelvis, exclusive of the acetabulum, generally are either stable fractures resulting from the low energy trauma, such as fall in the elderly patient, or unstable fracture caused by the high energy trauma that results in significant morbidity and mortality. ठीक है, स्टेबल फ्रैक्चर है लो एनर्जी ट्रॉमा से, अनस्टेबल है हाई एनर्जी ट्रॉमा से। Low energy trauma to the pelvis generally produces stable fractures, and high energy trauma pelvis fractures often are managed operatively और वो conservatively। जो stable fracture है उसको conservatively treat कर सकते हैं, वॉकर्स दे सकते हैं, क्रश दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। हाई एनर्जी फ्रैक्चर ट्रीटमेंट मेथड डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ द पेल्विक स्टेबिलिटी रिमेनिंग आफ्टर द इंजरी। जो भी इंजरी के बाद में कितना स्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाता है। ये हाई एनर्जी ट्रॉमा का एक फोटोग्राफ है, बिल्कुल शैटर हो गया है पेल्विस ना, ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। देन टाइप ऑफ इंजरी, 4 ग्रुप्स। आइसोलेटेड फ्रैक्चर विद द इंटैक्ट रिंग, जो पेल्विक रिंग अभी मैंने बताई थी, ये उस रिंग की बात है। आइसोलेटेड फ्रैक्चर विद इंटैक्ट रिंग। Second is the fracture with the broken ring, either stable or unstable fracture. Fracture of the acetabulum, although it is a ring fracture, but involvement of the joint raises special problem. ये अलग टॉपिक है। And the sacrococcygeal fractures. First is the avulsion fracture. A piece of bone is pulled off by violent muscle contraction, usually seen in the athletes. The anterior superior iliac spine pulled off by sartorius muscle, क्योंकि उसका ओरिजिन वहीं से होता है, ठीक है। Second is the anterior inferior iliac spine by the rectus femoris.
रेक्टस फ्यूमरिस एंटीरियर इंफीरियर इलाइक स्पाइन से ओरिजिन होता है। थर्ड इज द प्यूबिस बाय द एडक्टर लॉन्गस, क्योंकि इसका ओरिजिन प्यूबिस से होता है ना। एंड पार्ट ऑफ द स्चियम बाय द हेमिस्ट्रिंग्स। कौन कौन सी होती है हेमिस्ट्रिंग्स? थ्री मसल्स। चलो कहाँ होती है? ठीक है, कौन कौन सी होती है? सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, एक और होती है कौन सी होती है? रेक्टस फ्यूमरिस होती है। देन डायरेक्ट फ्रैक्चर। डायरेक्ट फ्रैक्चर में डायरेक्ट ब्लो ऑन द पेल्विस लाइक फॉल फ्रॉम द हाइट may lead to fracture of the iliac blade or the ischium, treated usually by the rest until the pain subsides. Then third is stress fractures, जो osteoporotic persons होते हैं उसमें होता है pubic rami का fracture होता है, and usually painless and discovered accidentally. Then fracture of the pelvic ring. Because of the rigidity of the pelvis, a break at one point in the ring should be associated with the disruption at the second point, except fracture due to direct blow. एक ही जगह पे होगा डायरेक्ट ब्लो होगा तो ठीक है। एस्टेबुलर फ्लोर फ्रैक्चर, एस्टेबुलम वाली जगह होगा, एक ही जगह पे होगा ठीक है। रिंग फ्रैक्चर इन द चिल्ड्रन। द सेकंड पॉइंट ब्रेक इज यूजुअली नॉट विजिबल, आइदर इट इज रिड्यूस्ड इमीडिएटली और द sacroiliac joint इज ओनली पार्शियली डिसरप्टेड, तो पता भी नहीं चलता। Mechanism of injury. The basic mechanism of pelvic knee injury are anteroposterior compression, second is the lateral compression, anteroposterior आगे से पीछे की तरफ compression, lateral मतलब साइड से compression, then vertical shear इस तरह से, and the combination of these. Anteroposterior compression usually caused by the frontal collision between the pedestrian and a car. This injury may lead to fracture of the rami. The innominate bones are sprung apart, खुल जाती है bones है ना, externally rotate हो जाती है, and externally rotated with disruption of the symphysis. The anterior sacroiliac joint is partially torn, fracture of the posterior part of the ilium, and this is called the open book fracture या open book injury. इस तरह से आगे सिम्फाइसिस प्यूबिस का डिसरप्शन हुआ, पीछे एसआई जॉइंट का डिसरप्शन हुआ, ये एक्सटर्नली रोटेट हो गया दोनों पेल्विस या सिंगल इलाइक बोन, ये एंटीरियर पोस्टीरियर, देन लेटरल कंप्रेशन, साइड टू साइड कंप्रेशन ऑफ द पेल्विस causes the ring to buckle and break. This is due to a side on impact in a road accident or fall from height. This injury may lead to anterior the pubic rami on the one side or both sides are fractured. Posteriorly, there is severe sacroiliac strain or fracture of the sacrum or ilium either on the same side of the pubic fracture or on the opposite side. ये समझ में आया क्या है लेटरल कंप्रेशन में? एंटीरियरली हुआ तो प्यूबिक रमी का फ्रैक्चर, पोस्टीरियरली हुआ तो सैक्रम या इलियम का फ्रैक्चर। दिस इज प्यूबिक रमी है ना, हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होता है इसका लेटरल कंप्रेशन में। ये कोस्टियल लिगामेंट सब टियर हैं, पीछे अगर प्रेशर पड़ेगा साइड से तो एसआई जॉइंट का डिसरप्शन होगा। देन वर्टिकल शियर, द इनोमिएट बोन on one side is displaced vertically, fracturing the pubic rami and disrupting the sacroiliac region on the same side. This is typically occurs when the fall from height on one leg. These are severe unstable injuries with gross
tearing of the soft tissues and associated with retroperitoneal hemorrhage. ये इसका एग्जाम्पल है। आगे से पीछे तक अपन देखेंगे वर्टिकल शियर में प्यूबिक रेमाई का यहाँ फ्रैक्चर, उसके बाद ये लिगामेंट यहाँ टियर, उसके बाद यहाँ डिसरप्शन एसआई जॉइंट का, ऊपर से नीचे तक फ्रैक्चर होता है ना, और इलाइक बोन का फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये टोटल अनस्टेबल होता है, डेंजरस इंजरी होती है। और कॉम्बिनेशन ऑफ द इंजरीज, ये सारी एक साथ भी हो सकती है। देन क्लासिफिकेशन, यंग बर्गीज क्लासिफिकेशन होता है। एंटेरो पोस्टीरियर कंप्रेशन इंजरी, द हॉलमार्क ऑफ द एपी कंप्रेशन इंजरी इज प्यूबिक डायस्टेसिस with or without disruption of the SI joints. The location and degree of diastasis is correlated with the magnitude of the force impaired to the pelvis and with the amount of the resulting instability. The AP compression causes the pelvis to open book injury जिसको बोलते हैं ना। One or both hemipelvis undergo external rotation. According to the Young-Burgess classification system, 3 degree of the anteroposterior compression injuries are identified. ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर कंप्रेशन होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस का डायस्टेसिस हो जाएगा। दिस इज एपीसी फर्स्ट डिग्री इंजरी। लेस देन 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द प्यूबिक डायस्टेसिस इज नोटेड आइदर एट द सिम्फाइसिस और थ्रू वर्टिकली ओरिएंटेड रेमाई फ्रैक्चर। एंटेरोपोस्टीरियर कंप्रेशन होगा तो वर्टिकल प्यूबिक रेमाई का वर्टिकल फ्रैक्चर होता है, लेटरल कंप्रेशन होता है तो हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होता है। ठीक है, द एसआई जॉइंट्स एंड पोस्टीरियर लिगामेंट्स रिमेन्स इंटैक्ट, स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड। देन एबीसी सेकंड इंजरी, द अमाउंट ऑफ द एंटीरियर डायस्टेसिस एक्सिस 2.5 सेंटीमीटर। उसमें फर्स्ट में लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है, सेकंड में मोर देन 2.5 सेंटीमीटर। इन एडिशन डायस्टेसिस अकर्स इन वन और बोथ ऑफ द एसआई जॉइंट्स। दिस इनकम्प्लीट पोस्टीरियर आर्च डिसरप्शन रिजल्ट्स इन द रोटेशनल इनस्टेबिलिटी। द पोस्टीरियर लिगामेंट्स आर नॉट इंजर्ड, देयरफॉर वर्टिकल स्टेबिलिटी इज प्रिजर्व्ड। देन एपीसी थर्ड इंजरी, these injuries extend to the posterior SI ligaments. sacroiliac ligaments एंटीरियर होते हैं, पीछे भी होते हैं, पोस्टीरियर भी होते हैं। ठीक है ना, एंटीरियर अगर टियर होते हैं, पोस्टीरियर अगर मेंटेन होते हैं तो इनस्टेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन जब दोनों डिसरप्ट हो जाते हैं तो इनस्टेबिलिटी होती है। Consequently, the pelvis is vertically and rotationally unstable. Then lateral compression injury. Lateral compression injury results in the internal rotation of the affected hemipelvis. जब साइड टू साइड प्रेशर आएगा तो एक तरफ का पेल्विस इंटरनली रोटेट हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये किस तरफ जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, एक ही तरफ से प्रेशर पड़ रहा है तो दोनों तरफ का इस तरफ हो जाएगा, है ना, विंडस्वेप्ट इंजरी बोलते हैं। दिस इंटरनल रोटेशन डिक्रीजेस द पेल्विस वॉल्यूम। कॉन्सिक्वेंटली पेल्विक वास्कुलर इंजरीज एंड रिजल्टिंग हेमरेज आर लेस कॉमन विद दिस इंजरी। जैसे साइड में कंप्रेशन होगा तो पेल्विस का वॉल्यूम कम हो जाता है तो हेमरेज कम होता है। लेटरल कंप्रेशन इंजरीज आर एसोसिएटेड विद द ब्रेन एंड इंट्राएब्डोमिनल इंजरीज। द हॉलमार्क ऑफ द लेटरल कंप्रेशन इंजरीज इंक्लूड द सैक्रल बकल फ्रैक्चर एंड हॉरिजॉन्टल प्यूबिक रेमाई फ्रैक्चर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 3 टाइप्स। Lateral compression first injury. This involves a force directed posteriorly to the lateral aspect of the hemipelvis, which results in an ipsilateral sacral buccal fractures, ipsilateral horizontal pubic rami fractures, or less commonly disruption of the pubic symphysis with the overlap of the pubic bones. The posterior ligaments remains intact in first group. Second group. This involves more internal rotation of the hemipelvis, as in type 1 injuries, ipsilateral sacral buccal fractures,
and horizontal pubic rami fractures are associated with the fracture of the ipsilateral iliac wing or disruption of the ipsilateral posterior SI joint. The pelvis is rotationally unstable, but it is vertically stable. It is vertically stable. Posterior ligament टियर नहीं होंगे तो जो वर्टिकली जो अनस्टेबिलिटी रहती है वो नहीं रहेगी, है ना। केवल जैसे एंटेरो पोस्टीरियर में रहता है लेटरल में रहेगी, क्योंकि पीछे का लिगामेंट डिस्टर्ब नहीं हुआ है अभी, इसलिए। लेटरल कंप्रेशन टाइप सेकंड, दिस इज लेटरल कंप्रेशन थर्ड इंजरीज। द फोर्स कंटिन्यूज फ्रॉम द इप्सिलेटरल साइड अक्रॉस द मिडलाइन टू अफेक्ट द कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेल्विस। द इप्सिलेटरल हेमीपेल्विस सस्टेन either a type 1 or type 2 injuries with associated internal rotation. The contralateral pelvis undergoes external rotation, जो मैंने भी बताया था। Contralateral vertical pubic rami fractures or disruption of the ligaments may occur. As in type 2 injuries, the pelvis is rotationally unstable but vertically it's stable. ये यंग क्लासिफिकेशन है। एंटेरोपोस्टीरियर फर्स्ट ए वाला, B is anteroposterior compression type 2, है ना। pubic diastasis more than 2.5 centimeters, less than 2.5 centimeters. Lateral compression type 1, type 2, type 3 and this is vertical shear. इसमें vertical shear में vertical fracture होता है pubic rami का, जो लास्ट में G में दिखा है ना। A vertically oriented force applied to a hemipelvis, usually by the femur, results in a vertical shear injury. At the anterior aspect, vertically oriented fractures of the pubic rami occur. Posteriorly, the ipsilateral SI joint or occasionally the contralateral SI joints and its associated ligaments are disrupted. कैसे होगी vertical shear injury? कैसे होगी? हाँ, तो क्या होगा? एक ही तरफ लोड पड़ेगा, है ना, अपर साइड में, तो पूरा का पूरा वर्टिकल शियर होगा। द अफेक्टेड हेमीपेल्विस इज डिस्प्लेस्ड इन द क्रेनियल डायरेक्शन, है ना। कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ द पोस्टीरियर लिगामेंट यील्ड्स ए रोटेशनली एंड वर्टिकली अनस्टेबल पेल्विस। एसोसिएटेड इंजरीज seen in the vertical shear pattern are similar to those encountered in the type 3 anteroposterior compression injuries. Type 3 is very dangerous. It is also very dangerous. Then clinical features and clinical assessment. Fracture of the pelvis should be suspected in every patient with serious abdominal injury or the lower limb injury. History of road traffic एक्सीडेंट अपन हिस्ट्री लेते हैं, पता लग जाता है। फॉल फ्रॉम द हाइट, वर्टिकल शियर होता है। क्रश इंजरी, सीवियर पेन, स्वेलिंग एंड ब्रूज इन द लोअर एब्डोमेन, पेरिनियम, थाई, स्क्रोटम और वल्वा। एक्स्ट्राविजेशन ऑफ द यूरिन अपनी पॉकेट से दूसरी कैविटी में अगर यूरिन इकट्ठा हुआ था उसको बोलते हैं एक्स्ट्राविजेशन। सिम्टम्स एंड साइन ऑफ द ब्लीडिंग एंड हेमरेजिक शॉक। Clinical features and clinical assessment. Tenderness all over the pelvis bone, especially when attempt to compress or distract the pelvis. Unstable pelvis होगी तो अपन compress करेंगे तो crepitus आएगा, move करेगी वो इधर और इस तरफ, दोनों तरफ। Tender abdomen due to bleeding or the intrapelvic structure injuries. Rectal examination should be done in every case. Rectal PR करते हैं, पर rectal examination करते हैं, तो अगर bony spike है तो कॉक्सिक्स का है तो पता लग जाएगा पीआर में, ठीक है। देन ब्लीडिंग इन द एक्सटर्नल meatus indicates the urethral injury. If no bleeding, ask the patient to void and give direct look to the urine. If the patient able to void, this indicates there is either no urethral injury or there is only minimal damage to the urethra. अगर मीटस के ऊपर ब्लीडिंग हो रही है तो या तो यूरेथ्रा की इंजरी हो सकती है या पार्शियल टीयर भी हो सकता है। पेशेंट को अपन कहेंगे वॉइड करने के लिए। अगर वो यूरिन कर लेता है इसका मतलब पार्शियल इंजरी है।
नहीं करता है तो उसमें कैथेटर अपन अलग से नहीं डालते हैं, क्योंकि वो अगर पार्शियल इंजरी है तो वो कंप्लीट टीयर कर देगा उसका यूरेथ्रा का, ठीक है ना। तो ऐसे में सुप्रापेबिक कैथेटर लगाते हैं। देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन शुड बी डन टू एक्सक्लूड द सैक्रल एंड द लंबर प्लेक्सस इंजरी। डायग्नोस्टिक टूल्स एंड इंटरवेंशन। एक्सरे, एक्सरे एक इनलेट व्यू होता है, एक आउटलेट व्यू होता है, एक एंटेरो पोस्टीरियर व्यू होता है और ओब्लिक व्यू होते हैं। फास्ट वर्सेस डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल एस्पिरेट। फास्ट होता है सोनोग्राफी से अपन पता करते हैं कि पेरिटोनियल हेमरेज है या नहीं है, ठीक है ना। फोकस्ड असिस्टेड सोनोग्राफी इन ट्रॉमा, फास्ट का फुल फॉर्म ये है। देन सीटी एंजियोग्राम, अगर आर्टीरियल ब्लड है तो डिटेक्ट हो जाएगा। देन रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम, है ना, डाई डालते हैं यूरिथ्रा के थ्रू, तो उसके बाद एक्सरे लेते हैं तो पता लग जाएगा। अब आर्टरी की ब्लीडिंग हो रही है, पेल्विस का फ्रैक्चर है, ऊपर से सबसे पहले तो हम क्रिस्टलॉइड लगाएंगे, रिंगर लैक्टेट बेस्ट होता है। और नीचे अगर ब्लीडिंग हो रही है उसको कैसे रोकेंगे? कोई गैस? कहाँ क्लैंप करेंगे? आउटा आप क्लैंप कर नहीं सकते। है कोई आइडिया? नहीं। देन उसके लिए क्या करेंगे? एंजियो एम्बोलाइजेशन करेंगे। एक जिलेटिन बीडेड स्पंज टाइप होती है, उसको इमेजिंग गाइडेड आर्टरी के अंदर फंसा देते हैं, ठीक है ना। तो उस जगह की ब्लीडिंग कम हो जाती है, रुक जाती है। प्री पेरिटोनियल पैकिंग कर सकते हैं, है ना। एक्सटर्नल फिक्सेटर जितना जल्दी लगाएंगे उतना जल्दी फ्रैक्चर भी रिड्यूस हो जाएगा और ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी। एक और चीज होती है REBOA, ये होता है आउटा का ऑक्लूजन कर देते हैं बैलून से, ठीक है ना। इमेजिंग जैसे अपन एंजियोग्राफी करते हैं, बैलून एंजियोप्लास्टी करते हैं, वैसे ही बैलूनिंग करते हैं और आउटा में रीनल जो आर्टरी निकलती है उससे नीचे बैलून को पंप कर देते हैं, ठीक है। तो आउटा को रोक देता है। उससे क्या फायदा होगा? एक तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ब्रेन में बराबर सर्कुलेशन जाएगा और नीचे की ब्लीडिंग भी रुक जाएगी, है ना। तब तक अपन उसको इंटरवेंशन कर सकते हैं सर्जिकल। प्लेन रेडियोग्राफी, कोई एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, पेल्विक इनलेट व्यू, 30 डिग्री रखते हैं इनलेट के अंदर, ऊपर से उसका कैमरा जाता है एक्सरे का और आउटलेट में डिस्टल से जाता है। राइट ओब्लिक व्यू, लेफ्ट ओब्लिक व्यू, ये दे रखा है इस तरफ से, ठीक है। ये इनलेट व्यू है, ये आउटलेट व्यू है। CT स्कैन विच गिव्स एक्यूरेट डिटेल्स एंड मच इंफॉर्मेशन अबाउट द इंजरी। CT स्कैन कितना फ्रैक्चर का किस डायरेक्शन में फ्रेगमेंट है वो सब बताएगा। देन यूरिथ्रोग्राफी फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द यूरिथ्रल इंजरी, ये आ चुका। देन मैनेजमेंट, ABC 3 चीजें होती है ना, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ये तीनों सबसे पहले अपन को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? एयरवे क्लियर है कि नहीं है। सेकंड में वेंटिलेटेड लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थर्ड में ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है ना, तो अपन रिंगर लगाएंगे, ब्लड लगाएंगे, कोलेट डेक्स्ट्रॉन लगाएंगे। इज देयर एनी इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी, तो फास्ट से पता कर लेंगे, है ना, सोनोग्राफी असिस्टेड, या पेरिटोनियल एस्पिरेट कर लेते हैं अपन तो पता लग जाता है, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लावाज जिसको बोलते हैं। ब्लैडर और यूरिथ्रा इंजरी, सिस्टोग्राम से, यूरिथ्रोग्राम से, ठीक है। फ्रैक्चर स्टेबल है या नहीं है।
ये चीज हमें पता करनी होती है। अगर निगेटिव फास्ट है, मतलब सोनोग्राफी में पेरिटोनियल ब्लीडिंग नहीं हो रही है, पेरिटोनियल हेमरेज नहीं है, तो क्या करेंगे? अगर पेरिटोनियम में ब्लीडिंग नहीं है, फ्रैक्चर अनस्टेबल है, तो क्या करेंगे? फिक्सेटर लगाएंगे ताकि बोन का मूवमेंट नहीं हो, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव है फास्ट, मतलब पेरिटोनियल ब्लीडिंग है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? पहले फिक्सेटर लगाएंगे या पहले पेरिटोनियल ब्लीडिंग को रोकेंगे? तो अगर पॉजिटिव फास्ट है तो सबसे पहले लेप्रोटोमी करेंगे, ठीक है ना। देन डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल एस्पिरेशन इज द टेस्ट ऑफ चॉइस इन द अनस्टेबल पेशेंट। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो सबसे पहले एस्पिरेशन कर लेंगे, ठीक है ना। अगर पेशेंट स्टेबल है तो फिर अपन सोनोग्राफी करेंगे। सीट इज द टेस्ट ऑफ चॉइस इन द स्टेबल पेशेंट्स। Then management of the severe bleeding, treatment of the shock, laparotomy, external fixator to close the book, and management of the urethral and the bladder injury. Treatment of fracture. Isolated fractures, minimally displaced fractures need only bed rest with the lower limb traction. Open book injury, operate करते हैं. If the diastasis is less than 2.5 centimeter, only bed rest and the posterior sling to close the book. If the diastasis is more than 2.5 centimeter, the book should be closed surgically either by the closed reduction and external fixation, or if the patient need laparotomy, तो लेप्रोटोमी के साथ एक्सटर्नल फिक्सेटर भी लगा देंगे, प्लेट लगा देंगे। सो ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन बाय द स्पेशल प्लेट्स एंड स्क्रूज बाय द केवैप, क्योंकि लेप्रोटोमी कर देते हैं तो ओपन हो जाता है, अंदर प्लेट लगा सकते हैं। Stabilization and unstable pelvis in the emergency department. Placement of the external fixator reduces the fracture and can decrease the pelvic volume by 10 to 20%. तो pelvic volume कम हो जाएगा तो hemorrhage कम हो जाएगा. An external fixator can be applied by the orthopedic surgery once the patient is hemodynamically stable or in conjunction with the preperitoneal packing. ठीक है. Temporary pelvic binders are now favored to fixation method in the emergency department because they are much faster to apply. pelvic binder आते हैं, पहले उसको इमरजेंसी में लगा देते हैं अपन फिक्सेशन से पहले. They should be placed over the greater trochanter and pubic symphysis, not over the abdomen. एब्डोमेन पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? pelvic binder को एब्डोमेन पे लगाएंगे तो क्या होगा? बोनी प्रोमिनेंस पे क्यों लगाएंगे? बाइंडर को लगाएंगे तो अपन को बोन को रिड्यूस करना है, एब्डोमेन पे लगाएंगे तो क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगा एब्डोमेन, है ना। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और ज्यादा हो जाएगी इसको. pelvic binder summary include a temporary pelvic binder adjunct during the primary service, reduces fracture, decreases pelvic volume, ये बता दिया. के बाद भी टेम्परेरी यूज होता है इसका, लेस देन 24 आवर्स, है ना. प्रेशर अल्सर्स बन जाते हैं अदरवाइज लंबे टाइम में. ये पेल्विक बाइंडर है. दिस इज एक्सटर्नल फिक्सेटर. ये लेप्रोटोमी के साथ में प्लेट लगा सकते हैं ना, उसमें एक्सटर्नल फिक्सेटर नहीं लगाते. अगर पेरिटोनियल हेमरेज है तो लेप्रोटोमी करेंगे, साथ में प्लेट्स या स्क्रू से फिक्स कर देंगे. Then the lateral compression second with the limb length discrepancy more than 1.5 centimeters needs reduction and external fixation. AP third and vertical compression are the most dangerous and the most difficult to treat. These are unstable fractures and needs reduction and fixation by external fixator or plate and the screw. Open fractures are treated by the external fixation.
सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, शियाटिक नर्व इंजरी हो सकती है, ग्रेटर शियाटिक नोच में से शियाटिक नर्व निकलती है। यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रक्चर, incontinence and impotence, persistent sacroiliac pain due to unstable pelvis. Complete.